चलिए आज बात करते हैं भारत के केंद्रीय बजट 2026-27 की। अब ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये देश के आने वाले कल का पूरा खाका है। तो देखते हैं इसमें क्या खास है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये बजट सिर्फ एक साल का हिसाब किताब नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन है, विकसित भारत का। मतलब भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाने का लक्ष्य। और जितनी भी योजनाएं हैं, वो सब इसी एक बड़े सपने को पूरा करने के लिए हैं। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जो बजट पेश किया गया है, उसका साइज जानते हैं? पूरे 53.47 लाख करोड़ रुपए। जरा सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। तो सवाल सीधा सा है, इतना सारा पैसा सरकार के पास आता कहां से है और फिर ये खर्च कहां होता है? चलिए इस पैसे के पूरे सफर को ट्रैक करते हैं। तो ठीक है, इस सफर का पहला पड़ाव देखते हैं, पैसा आता कहां से है। देखिए, जैसे कोई घर चलाने के लिए कमाई की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही देश चलाने के लिए भी सरकार को आमदनी चाहिए। तो सरकार की कमाई के मेन सोर्स क्या क्या हैं? अब ये बड़ा दिलचस्प है। सरकार की कमाई का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो आता है हम सबके दिए हुए टैक्स से, जैसे कि जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन ये भी सच है कि सारे खर्चे सिर्फ टैक्स से पूरे नहीं होते, इसलिए सरकार को उधार भी लेना पड़ता है। और हाँ, जो सरकारी कंपनियां हैं, उनसे जो मुनाफा होता है वो भी कमाई का एक जरिया है। अच्छा, तो ये तो हो गई आमदनी की बात। अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू। मतलब ये जो इतना सारा पैसा इकट्ठा होता है, ये आखिर जाता कहाँ है? देखिए, खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो पुराने उधार का ब्याज चुकाने नहीं चला जाता है। इसके बाद एक बड़ा चंक राज्य को दिया जाता है ताकि वो अपने खर्चे चला सकें। और फिर जो पैसा बचता है वो जाता है केंद्र सरकार की अपनी योजनाओं पर, जैसे डिफेंस हो गया, अलग अलग सब्सिडीज हो गई, इन सब पर। तो अब इन मोटे मोटे आंकड़ों से आगे बढ़कर उन खास एरियाज पर फोकस करते हैं जहां सरकार ने ग्रोथ के लिए सबसे बड़े दांव लगाए हैं। मतलब ये वो निवेश हैं जो आने वाले कल की नींव रखने वाले हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है वो है 12.2 लाख करोड़ रुपए का। ये रकम रखी गई है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। अब ये क्या है, आसान भाषा में समझें तो ये वो पैसा है जो देश में लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर खर्च होगा, जैसे कि नई सड़कें, पुल, रेलवे लाइंस, पोर्ट्स। तो ये जो 12.2 लाख करोड़ है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये हमें असल में जमीन पर दिखता है। जब हम नए नए हाईवे बनते हुए देखते हैं, पोर्ट्स को मॉडर्न होते देखते हैं, या फिर रेलवे नेटवर्क को बेहतर होता देखते हैं, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो सीधे सीधे देश की ग्रोथ को रफ्तार देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आखिर किन खास योजनाओं में लगाया जा रहा है? जब हम अलग अलग स्कीम्स के बजट में हुए बदलावों को देखते हैं तो सरकार की प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हो जाती हैं। जैसे कि डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D के बजट में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इससे साफ पता चलता है कि देश में ही डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। बिल्कुल इसी तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखिए। यहां पर देश में ही गाड़ियां और उनके पार्ट्स बनाने को बढ़ावा देने के लिए जो PLI स्कीम है, उसका बजट तो डबल से भी ज्यादा कर दिया गया है। मकसद साफ है, भारत को एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल हब बनाना। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये जो पैसा अलग अलग जगह लगाया जा रहा है, इसका इकोनॉमी के कुछ खास सेक्टर्स पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं MSMEs की, यानी छोटे और मझोले उद्योगों की, जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। इनके लिए एक 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी है। पहला, उन्हें पैसा मिल सके इसके लिए एक ग्रोथ फंड। दूसरा, उनका पेमेंट न अटके इसके लिए TRDS प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया है। और तीसरा, उन्हें सस्ती प्रोफेशनल सलाह मिल सके इसके लिए कॉर्पोरेट मित्र प्रोग्राम है। अब आते हैं हेल्थ केयर पर। यहां अगले 5 सालों में 1 लाख नए हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने का टारगेट है। इसके साथ साथ भारत को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने और हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, जैसे आयुष, उसे दुनिया भर में प्रमोट करने पर भी पूरा जोर है। और बात सिर्फ मॉडर्न डेवलपमेंट की नहीं है। आयुष को बढ़ावा देना हो या फिर इको टूरिज्म को, बजट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब पर्यावरण को साथ लेकर चलने वाले विकास पर भी खास ध्यान दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अब फोकस सिर्फ बड़े बड़े मेट्रो शहरों पर नहीं है। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के जरिए छोटे शहरों को डेवलप किया जा रहा है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी बढ़े। और तो और नदियों के रास्ते सामान ढोने यानी जल मार्ग परिवहन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सब कोशिशें रीजनल ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए हैं।
तो हमने ये तो समझ लिया कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और कहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी देश की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। यहाँ एक टर्म समझना बहुत ज़रूरी है, फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। चलिए इसे बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए किसी घर की कमाई है 100 रुपए और खर्च हो गया 110 रुपए, तो ये जो 10 रुपए का अंतर है यही घाटा है। इसे पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ेगा। बस देश के लेवल पर इसी को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस घाटे को कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी होता है। ये दिखाता है कि देश की आर्थिक हालत कितनी मजबूत और अनुशासित है, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए क्रूशियल है। और इसी अनुशासन को दिखाते हुए सरकार ने आने वाले साल के लिए इस फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 4.3% तक रखने का टारगेट सेट किया है। मतलब ये एक कोशिश है कि ग्रोथ के लिए खर्च भी किया जाए और साथ ही आर्थिक संतुलन भी बिगड़ने ना पाए। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। एक तरफ ग्रोथ के लिए रिकॉर्ड तोड़ खर्च करने का इरादा है, तो दूसरी तरफ वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की बड़ी चुनौती भी है। तो क्या भारत इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाकर एक विकसित देश बनने के अपने सपने को पूरा कर पाएगा? ये सोचना वाकई दिलचस्प है।